हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 22nd लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इन क्वेश्चन की मदद से और इन सीरीज की मदद से आप आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर पाएंगे। इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यूपीएससी के द्वारा यूज किया गया है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब से आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझते हैं। आपका पहला सवाल है, आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस। कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में यह कहा गया है कि गवर्नर 5 सालों के लिए अपनी ऑफिस होल्ड करेंगे जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर करते हैं। इस कथन से क्या डिड्यूस किया जा सकता है, इसका क्या तात्पर्य है? पहला आपका स्टेटमेंट है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। सेकेंड है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बिकॉज जो पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर 5 साल के पहले हटाए जा सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के प्लेयर पे सर्व करते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें जब चाहे तब हटा सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है यह भी गलत है, बिकॉज अगर 5 साल तक कोई गवर्नर रहते हैं और नए गवर्नर की नियुक्ति नहीं होती है उसके बाद भी, तो जब तक नए गवर्नर की नियुक्ति नहीं होगी वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक, जो कि पार्ट 6 है, में स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। स्टेट में कोई वाइस गवर्नर नहीं होता है, सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो सेंटर का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और एडवोकेट जनरल की जगह वहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है उसके चीफ गवर्नर होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। यह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट में सेंटर के एजेंट होते हैं। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण लाइन है, यूपीएससी से सवाल बना सकती है, इसे आपको ध्यान रखना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि एक गवर्नर को 2 और उससे ज्यादा स्टेट का चार्ज दिया जा सकता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन है उसमें यह है कि वह इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उनका मिनिमम उम्र 35 साल होना चाहिए। तो बस ये 2 ही प्रोविजन दिए गए हैं गवर्नर की नियुक्ति के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है। गवर्नर 5 सालों के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं और प्रेसिडेंट के प्लेयर पे सर्व करते हैं। इसके पहले अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देके, रेजिग्नेशन लेटर लिख के रिजाइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा, यह नॉन जस्टिफिएबल है। मतलब यह है कि उन्हें कभी भी गवर्नर हटा सकते हैं, उन्हें कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड नहीं है। प्रेसिडेंट के मर्जी पे वो सर्व करते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर गवर्नर चाहे तो 5 साल के बाद भी अपने पद पे बने रह सकते हैं अनटिल उनका कोई नया सक्सेसर नहीं आता है। नए गवर्नर का चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट गवर्नर के बारे में आप ध्यान रखें, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। 2014 में यह सवाल पूछा गया है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड। आपका स्टेटमेंट 1 है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। सेकेंड है, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। थर्ड है, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स passed by the state legislature for consideration of the president of India। फोर्थ है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा पावर गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यह है कि गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के यह पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड आपके पूरे क्वेश्चन के नेचर को चेंज कर देता है। ये जो पावर दिए गए हैं ये सारे गवर्नर के पावर हैं, लेकिन ये सारे पावर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो पहला स्टेटमेंट है कि गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को
स्टेट में इमरजेंसी इंपोज करने के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं, ये डिस्क्रेशनरी पावर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं, कोई डिस्क्रेशन नहीं है उनके पास। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर पाएंगे, सी को एलिमिनेट कर पाएंगे और डी को एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए बस एक स्टेटमेंट आपको आता था और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से यूपीएससी के एग्जाम में आपको स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो सके। इस केस में भी अगर आपको थर्ड और फोर्थ नहीं पता था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि गवर्नर सर्टेन बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, बिल्कुल सही है। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट आपका सही है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है यह गलत है। तो आपका आंसर हो जाता है 1 और 3 ओनली। काफी अच्छा सवाल था बिकॉज काफी लोगों को लगा था कि गवर्नर के पावर की बात हो रही थी और लोगों ने डी ऑप्शन को टिक करके आए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। इसका आंसर है बी। एक स्टेट के गवर्नर मोस्टली वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें सर्टेन पावर दिया गया है जिसमें उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानने की जरूरत नहीं है। वो बिना उनके कंसल्ट किए अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ है उसे देखते हैं। गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है तो प्रेसिडेंट को अपना रिकमेंडेशन भेज सकते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट किए। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक और है, ये सारे स्टेट के लिए नहीं है, बस 4 स्टेट के लिए है जहां ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। वहां गवर्नर डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है वो क्या पैसे देगी इन डिस्ट्रिक्ट्स को। तो इसके लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यहाँ जो चारों जगह ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्हें क्या पैसे मिलेंगे उनके माइनिंग एक्टिविटीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यह गवर्नर सोलली डिसाइड करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की आवश्यकता नहीं होती है गवर्नर को अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखें, कहीं से भी यूपीएससी सवाल बना सकती है। इसके अलावा गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन दिया गया है। मतलब यह है कि कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें गवर्नर अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे। अगर स्टेट में इलेक्शन होता है और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त गवर्नर किसी को भी कर सकते हैं। उनको पूरा डिस्क्रिशन है कि उन्हें जो लगता है कि बहुमत साबित कर सकता है उन्हें वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट गवर्नर का डिस्क्रिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। दूसरा है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना कॉन्फिडेंस खो सकती है तो उसे वो डिसमिस कर सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लॉस कर देती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उसे वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनली डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दिए गए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपका अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज टू द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। 2010 में यह सवाल पूछा गया है। इसमें यह है कि गवर्नर को कौन सा अथॉरिटी रिकमेंड करता है कि पंचायत के द्वारा किस तरह से टैक्सेस लेना चाहिए, क्या ड्यूटीज लेना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होता है, कौन वह अथॉरिटी है, आपको यह बताना है। आपका ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, बी है स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, डी है पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में जरूर सुना होगा। यही अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को यह रिकमेंडेशन देती है कि पंचायत के द्वारा क्या टैक्सेस लिए जाएंगे और क्या उन्हें फैसिलिटी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, क्या उनको रेवेन्यू मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट की मदद से उनका अपने फंक्शन को चलाने के लिए। इसके डिटेल को हम आगे समझते हैं। एक स्टेट के गवर्नर के पास कुछ फाइनेंशियल पावर है, उसे हम समझ लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के सामने या वहां का बजट, स्टेट का बजट जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये रखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी मनी बिल लाया जाता है तो इनके प्रायर रिकमेंडेशन से लाया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट इनके रिकमेंडेशन के बिना
नहीं हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट का कंटीजेंसी फंड होता है वहां से पैसे निकालने के लिए ये एडवांस में परमिशन देते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। हर 5 साल पे गवर्नर फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं, जो वहां के पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, रिव्यू देता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वहां कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन्हें क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या टैक्सेस वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये फाइनेंस कमीशन गवर्नर को बताता है। और गवर्नर हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। आपको यह बताना है कि चीफ सेक्रेटरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, यह चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि गवर्नर के द्वारा, तो पहला गलत हो गया। जो सेकंड है ये भी गलत है, बिकॉज इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। हाँ, रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि इनके फिक्स टेन्योर होने चाहिए, बट अब तक इस तरह के रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू। चीफ सेक्रेटरी स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। जैसे केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरह से स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होते हैं। यह चीफ कोऑर्डिनेटर होता है स्टेट सेक्रेटरीट का। जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें यह कोऑर्डिनेट करता है। उनके बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो उसे यह सॉल्व करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो स्टेट में सिविल सर्विसेज होती है उसका यह हेड होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के फंक्शन के लिए स्टेट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। जो भी नए चीफ मिनिस्टर आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में रिकमेंडेशन दिया गया था कि चीफ सेक्रेटरी का जो पद है वो फिक्स टेन्योर का होना चाहिए, उन्हें बार बार हटाना या चेंज नहीं करना चाहिए। यह रिपोर्ट 1969 में दिया गया था, लेकिन अब तक इस तरह का किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके टेन्योर को फिक्स किया जाए स्टेट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज बार बार अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेंज होते हैं तो पॉलिसी में चेंजेज आ जाती है और भी बहुत सारे कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन में चेंज आ जाते हैं। तो उसको इंश्योर करने के लिए इन्हें फिक्स टेन्योर देने की बात कही गई है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. Second statement है, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in legislative assembly of a state if he is less than 25 years. आपको यह बताना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव में मैक्सिमम 450 मेंबर होते हैं जो डायरेक्टली चुने जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट 1 है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें यह है कि कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर तभी बन सकता है जब तक उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसमें से पहला स्टेटमेंट गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है यह सही है। इस तरह से आपका आंसर है बी, ओनली 2। इसका डिटेल को देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुन के आते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक स्टेट लेजिस्लेटिव का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है वो 500 हो सकता है और जो मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकता है वो 60 हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल केसेज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ मिनिमम स्ट्रेंथ 30 फिक्स किया गया है बिकॉज इनका पॉपुलेशन कम है। मिजोरम और नागालैंड में यह 40 और 46 है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सिक्किम और नागालैंड में
कुछ मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर भी आते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ऐसे सवाल बना सकती है स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर नॉमिनेट करते हैं स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली यह 10 साल के लिए किया गया था, फिर इसे हर 10 साल बाद एक्सटेंड कर दिया जाता है और 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अंतर्गत इसे 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। हो सकता है इसके बाद भी एक्सटेंड किया जाए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। स्टेट लेजिस्लेटिव में जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है, उसे हम देख लेते हैं। भारत का वह नागरिक होना चाहिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन उसे ऑथराइज करे उसके पहले ओथ लेना पड़ता है। वो ओथ यह है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ओथ लेने के बाद ही उन्हें इलेक्शन कमीशन मेंबर ऑथराइज करती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आयु सीमा भी तय की गई है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल है। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज 30 होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 25 ईयर होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट कुछ रूल बनाती है तो वो भी क्वालिफिकेशन होगा। अब तक ऐसा कुछ रूल है, उसे हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे डिटेल आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी यूपीएससी आपके सवाल बना सकती है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। सेकेंड है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। आपको यह बताना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इन दोनों में। पहला स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो उसका साइज है वह मैक्सिमम वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के हाफ हो सकता है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में गलत है। इसके डिटेल को हम आगे समझते हैं। इसका आंसर है डी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और इनका जो मैक्सिमम साइज है वो हो सकता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। मतलब यह है कि असेंबली के साइज पे इनका साइज डिपेंड करता है। यह काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है उनका डोमिनेंस हो, बिकॉज रियल पावर उनके पास होनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट तय किया है, लेकिन जो इनका एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और जो इनका मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 40 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो 1/3 मेंबर है वो लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। बाकी के जो 112 मेंबर हैं वो किए जाते हैं जो स्टेट्स में टीचर रह रहे हैं उनके द्वारा। मिनिमम जो +2 से ऊपर के टीचर हैं उनके द्वारा उनका चुनाव होता है। उसके अलावा जो वहां ग्रेजुएट्स रहते हैं, स्टेट में 3 सालों से रह रहे हैं, वो उनका 1/12 मेंबर चुनते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली 1/3 चूज करती है, और बाकी का जो 1/6 है ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखें, बिकॉज कहीं से भी सवाल यूपीएससी बना सकती है। मतलब यह है कि जो 5/6 मेंबर हैं वो चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनाव होता है उनका, और 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, लिटरेचर, साइंस, जो सोशल सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखिए। इसके लिए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है, और जो मींस यूज किया जाता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। यूपीएससी इससे सवाल अब तक कम पूछी है, लेकिन आगे पूछ सकती है, तो फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को उनके बीच में से ही चुना जाता है, इन्हें गवर्नर अपॉइंट या नॉमिनेट नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वो अगर हाउस के मेंबर नहीं है, काउंसिल के मेंबर नहीं है, तो उनका पद खत्म हो जाता है, वो चेयरमैन के पद पे भी नहीं बने रह सकते हैं। वो चाहें तो डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन करके भी आप अपने पद से हट सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। या काउंसिल में रिजोल्यूशन पास करके उन्हें हटाया जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए मेजॉरिटी मेंबर से पास करना जरूरी है, और ऐसे किसी भी रिजोल्यूशन को लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना भी जरूरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चेयरमैन से रिलेटेड, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ he ceases to be a member of the assembly. Second है, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her office immediately. यह legislative assembly के स्पीकर से सवाल है।
पहले स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जब वो हाउस का मेंबरशिप खो देता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पद पे भी नहीं बना रह सकता है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है यह गलत है। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो अपने पद से इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता है जब तक नए लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन ना हो जाए और उसकी पहली बैठक ना हो जाए, उसके पहले तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर है ए। आगे देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का चुनाव उनके बीच में से ही किया जाता है, उनके बीच में से ही किसी मेंबर को चुना जाता है और वो अपने पद पे पूरे असेंबली के लाइफ के दौरान बने रहते हैं। वो 3 केसेज में अपने पद से हट सकते हैं। अगर वो अपनी असेंबली की मेंबरशिप खो देते हैं, असेंबली का मेंबरशिप उनका चला जाता है, तो स्पीकर के पद पे भी नहीं बने रहेंगे। सेकंड है कि वो चाहे तो अपने डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करके अपने पद से हट सकते हैं। और तीसरा है कि असेंबली चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके उनको उनके पद से हटा सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन के लिए 14 दिन का नोटिस देना काफी जरूरी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर असेंबली डिसॉल्व भी होती है तो भी स्पीकर अपने पद पे बने रहते हैं, वो ऑफिस को खाली नहीं करते हैं जब तक कि फिर से असेंबली का गठन ना हो जाए और उसकी पहली मीटिंग नहीं हो जाए, उसके पहले तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, Which one of the following states of India does not have a legislative council so far, even though the Constitution 7th Amendment 1956 provides for it? आपको यह बताना है कि किस स्टेट में, इनमें से किस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है जबकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसे प्रोवाइड करता है। यह काफी पुराना सवाल है, 1995 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। ये जो तीनों स्टेट हैं यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आंसर है डी। स्टेट लेजिस्लेचर को लेके राज्य में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है। मोस्टली राज्यों में यूनिकैमरियल सिस्टम है, मतलब कि सिर्फ एक स्टेट लेजिस्लेचर है, लेकिन कुछ राज्यों में बाइकैमरियल सिस्टम भी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। एट प्रेजेंट मतलब मार्च 2019 तक भारत के 7 राज्यों में बाइकैमरियल सिस्टम है, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके नाम आप ध्यान रखें, यूपीएससी इनसे सवाल रिपीट कर सकती है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में यह प्रोविजन किया गया कि मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन जारी करना था और अब तक प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। इस कारण से मध्य प्रदेश में सिर्फ एक हाउस है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको फिल्म्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।